नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसे आप गंभीरता से ले रहे होंगे। साथियों, टेक्निकल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे जिनके पास कक्षा 10 में पंजाबी अगर रही है तो उनके लिए सुनहरा अवसर। और यदि उन्होंने अप्रेंटिस भी किया हुआ है साथ में, एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो आपने यदि सर्टिफिकेट किसी अप्रेंटिस से किया हुआ है और आपके पास 10वीं में पंजाबी थी और आपने आईटीआई यदि किया हुआ है, तो आपके लिए पंजाब लेकर के आया है पीएसपीसीएल की एक वैकेंसी, जिसमें आपने देखा होगा कि नोटिस एक जारी हो चुका है। तो साथियों, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है थ्योरी, हम देखेंगे कि जब आपका फुल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, मतलब उसकी आईटीआई पे वैकेंसीज अलग आ जाएंगी, कितनी आईटीआई बेस पर है, कितनी उसकी अप्रेंटिस बेस पे है। तो हम हमारे इस बैच को किस में कर देंगे? बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और पंजाबी भी कर देंगे आपके लिए, जिससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप पंजाब यदि पीएसपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो साथियों, ये आपके लिए जानकारी थी, आपके लिए पीएसपीसीएल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले दिन से ही चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारे इस थ्योरी के सेशन को। देखिए साथियों, हमने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो ये फाउंडेशन बैच जो हमने शुरू किया है साथियों, इसमें हमने जैसे पीएसपीसीएल एएलएम ये वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है साथियों, तो इस पे आप अभी ध्यान रखेंगे। रेलवे और आरवीएनएल का होने वाला है, तो आरवीपीएन आने वाली है, तो ये वैकेंसीज आपको याद में रख चलना है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हमारे लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रारंभिक विद्युत के बारे में, जिसमें हमने देखा कि विद्युत यानी हमारे लिए परमाणु क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा परमाणु और विद्युत, हमने देखा कि क्या होती है, विद्युत के प्रकार हमने देखा, विद्युत के उपयोग रूप हमने देखे, हमने देखा पदार्थ, विद्युत के लिए पदार्थ हमने देखा कि एक था विद्युतीय पदार्थ, एक था हमारे पास कैसा, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक यानी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हमने देखा कि चालक क्या होता है, हमने देखा चालक यानी जिसका प्रतिरोध कैसा होगा, प्रतिरोध उसका आदर्श, मतलब यदि हम आदर्श बात करें या जो होता है वास्तविक में, तो मतलब उसका आदर्श में तो होता है कि प्रतिरोध 0 होना चाहिए, आदर्श में तो प्रतिरोध 0 होना चाहिए, परंतु आप भी देखते हैं कि यदि कोई वस्तु धातु से बनी है, यदि कोई वस्तु बनी है, तो उसमें कंप्लीटली आप अनंत और 0 मतलब नहीं लेते हैं एज प्रैक्टिकल। यानी उसका मान हम कह सकते हैं कि न्यूनतम हो, हमारे लिए 0 की जगह हम कहेंगे न्यूनतम या कम हो, और जो हम कहते हैं अधिकतम अनंत हो, तो उसके लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे कि अधिकतम हो। ठीक है साथी, तो हमने चालक देखा, हमने अचालक देखा, और उसके बाद हमने अर्धचालक देखा, तो ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि एक और क्या था हमारे पास, बंध जुड़ा यानी बैंड गैप थ्योरी थी, जिसके अनुसार हम देख सकते थे कि ऊर्जा अंतराल था हमारे पास एक, जिसके आधार पर हमने देखा कि किसे हम चालक कहते हैं, किसे हम अचालक कहते हैं और किसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो ये हम साथियों कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन की, जो हमने थ्योरी देखी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देखा, उस पर हमने आवेश देखा, प्रोटॉन आपने देखा, न्यूट्रॉन आपने देखा। तो ये उम्मीद है कि ये जो डाटा याद करने वाला था, इसे आप याद कर रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा आवेश, आवेश कितने प्रकार के थे, धनावेश और ऋणावेश। अब हम देखेंगे साथियों, जो आवेश से आपकी जो किरणें निकलती हैं, जो कह सकते हैं कि काल्पनिक किरणें, जिसकी वजह से आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। और हमने कल परिभाषा पढ़ चुके थे हम, तो आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कह रहे थे, धारा, जिसके बेस पे हमने नियम पढ़ लिया था। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन देख चुके थे, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे। इसमें एक करेक्शन छोटा सा साथियों आप करेंगे, क्योंकि जब मंच पे आप होते हैं बोर्ड पे, तो कुछ चीजें, क्योंकि बोर्ड आपको पूरा दिखाई देता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको केवल उतना ही एरिया दिखाई देता है जो उसके सामने हो। देखिए, इसमें हमने देखा था कि हाई वोल्टेज और लो करंट, तो ये आप थोड़ा चेंज करेंगे साथियों। यदि आपने पिछली क्लासेस देख ली हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ये करेक्शन कर लें। इसमें हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल होता है हमारा, इसमें हम हाई वोल्टेज और हाई करंट का ही उपयोग करते हैं। करंट भी कैसी होती है हमारे पास, हाई करंट होती है। और जो हमारे पास वोल्टेज होती है किसके अंदर हम बात करें, ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी कैसी होती है, लो करंट और लो ही वोल्टेज होती है, लो करंट और लो वोल्टेज। इसका उदाहरण देता हूं मैं आज आपको अच्छा सा, जिसके बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो लो ही आपकी क्या होती है इसके अंदर, करंट। देखिए साथियों, इसका उदाहरण आपने देखा है, विद्युत का तार, आपने देखा है विद्युत का तार, तो वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल पे काम करता है आपका विद्युत का तार। और आपने दोस्तों आईसी चिप्स वगैरह देखी होंगी, आईसी चिप आपने देखी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स देखा है आपने, लैपटॉप मोबाइल का चार्जर देखा, तो वो कैसा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल हाई करंट और हाई वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो ये आपको याद रखना है। अमेरिका की 60 हर्ट्ज है,
वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो एक विकसित देश है। देखिए हाई वोल्टेज और हाई करंट किस में उपयोग करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि आप यदि किसी तार को छूते हैं, ठीक है, तो 2x2 की फोटो का फ्रेम आपके लिए तैयार है। मतलब उसमें हाई वोल्टेज और हाई करंट है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। हम हाई वोल्टेज और हाई, आपने ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपकी थ्योरी में कि भारत में जो विद्युत है उत्पादन है कितने केवी पर किया जाता है, तो आप वहां पे क्या लिखते हैं कि 11 केवी पे किया जाता है। 3 फेज 11 केवी पे आपका उत्पादन किया जाता है, ठीक है साथियों, मोस्टली प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा तो मतलब अधिक वोल्टेज स्टेप अप हम करते हैं, 765 केवी तक हम इसे क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो हमने देखा कि हाई वोल्टेज और हाई करंट जो है ना वो आपका किस में आता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। परंतु इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आप जो आईसी चिप्स होती हैं, जो कह सकते हैं कि लैपटॉप मोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इन्हें आप छू सकते हैं आरामदारी से, है ना। कोई चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यदि आप लैपटॉप चला भी रहे हैं तो उसके जो पॉइंट्स हैं, जो आपको आईसी चिप उसकी दिख रही है, जो सर्किट्स उसके दिख रहे हैं, उसे आप टच कर सकते हो। इसका मतलब उसमें क्या है, लो वोल्टेज और लो करंट, इसीलिए आपको उसमें कह सकते हैं तो झटका नहीं लगता। इसमें आपको झटका, आपके साथ साथ इसमें परिवार को भी झटका लग सकता है। तो इसमें हाई वोल्टेज और हाई करंट उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें लो करंट और लो वोल्टेज, परंतु इसमें हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इसमें गीगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी ली जाती है, गीगा हर्ट्ज, है ना, गीगा हर्ट्ज। कुछ आपको मैं प्रीफिक्स बताऊंगा, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, है ना, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा। तो ये कुछ जो मान है ये मैं आपको लिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो गीगा लगा हुआ है इसका मान कितना होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। ये आप करेक्शन कर लेंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। उसके बाद हम देख रहे थे, हमारे पास आया उसके बाद गुलाम का नियम। हमने गुलाम के नियम की पूरी परिभाषा पढ़ी, उसके दो नियम थे हमारे पास गुलाम के, हमने अच्छे से समझा, उसका मान याद किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया था, जिसकी वजह से हम किसमें, इलेक्ट्रिकल की जो फील्ड में उसमें उतरे थे, वो था हमारे पास धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, यानी दो आवेश थे हमारे पास, धनात्मक और ऋणात्मक, तो वो जब प्रवाह होंगे उनके दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए आपको आई से प्रदर्शित करना होता है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पेयर होता है जिसे आप ए से प्रदर्शित करते हैं, परंतु विद्युत धारा को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो हमारे पास सबसे पहला सूत्र निकल करके आया था परिभाषा से, Q बराबर आई टी। उसके बाद हमारे पास सूत्र आया था दोस्तों, हमने बनाया था कूलाम प्रति सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या ढूंढेंगे, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये किसका मात्रक है, धारा का। यहां पर हम तो हमने देखा कि यदि हमें एसी के लिए निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, dq बाई dt, और हमें डीसी के लिए करना है तो q बटा t। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीसी का मान है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। डीसी का मान समय के लिए, मैं कलर दूसरा लेता हूं जो आपको विजिबल हो, तो ये कलर आपको विजिबल होगा। डीसी का मान कैसे है, डीसी का मान है कि समय के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता इसीलिए हम क्या लिखते हैं, q बटा t। परंतु एसी जो अल्टरनेटिंग करंट जो आती है उसका मान समय के साथ परिवर्तित है। तो ये हमारे पास एसी है, जिसे हम साइन वेव, साइन तरंग कहते हैं जिसे। तो ये एसी के लिए है आपकी, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, और ये किसके लिए है आपकी, डीसी के लिए, यानी दिष्ट धारा के लिए। इसीलिए dq बटा dt, इसका मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हमने डी लिया है, मतलब परिवर्तन को दर्शाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए साथियों, जो हमारे पास धारा निकल करके आई थी, आज हम देखेंगे उस धारा की दिशा। धारा की दिशा, आपने आईटीआई में जरूर परिभाषा पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है, या धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो आज हम उसे प्रैक्टिकल रूप से देखने जा रहे हैं कि कौन किसके विपरीत प्रभावित होता है। ठीक है साथियों, धारा की दिशा हेडिंग है हमारे पास आज, धारा की दिशा। धारा की किसकी दिशा साथियों, धारा की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस दिशा में प्रवाहित होती है धारा। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम से इसको अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी ये आप मानिए कि एक चालक है आपके पास, चालक अर्थात आपके पास चालक, जिसमें से विद्युत की धारा का प्रवाह होगा, जिसमें से विद्युत की धारा का क्या होगा, प्रवाह। टेप ले लेते हैं हम यहां से। देखिए साथियों, ये आपके पास एक क्या है, चालक पदार्थ है, आपके पास एक चालक है। क्या है आपके पास, एक चालक, जिसे आप कॉपर मान सकते हैं, Cu कॉपर।
मान सकते हैं इसे आप कॉपर। क्यों क्यों क्योंकि कॉपर धारा का क्या है, सुचालक है, जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाता है। सबसे अच्छा चालक पूछ लिया सबसे अच्छा सुचालक पूछ लिया जाए किसका, धारा का, तो वो था चांदी, जो आप याद रखेंगे। अब देखिए देखिए ये जो कॉपर का जो टुकड़ा हमने लिया है, जो कॉपर का ये जो पदार्थ हमने लिया है साथियों, इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि कुछ मात्रा में इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मात्रा में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसमें कुछ मात्रा में क्या होंगे आपके पास, प्रोटॉन। कुछ मात्रा में आपके पास क्या होंगे, प्रोटॉन। पी पे धनावेशित और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणावेशित क्यों आया है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है साथियों, तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए साथियों, आपको विजिबल है ये? यदि आपको विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ साथियों। थोड़ा हम इस फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए इसमें प्रोटॉन होंगे आपके, और कुछ आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। कुछ आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक सी संरचना है किसी भी पदार्थ की जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन या इस प्रोटॉन का क्या करवा देना है, प्रवाह। यदि इसमें ये इस पदार्थ के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाए, प्रवाह, इस प्रवाह को हम क्या कह रहे थे, विद्युत धारा। तो देखिए साथियों, अब आप समझने जा रहे हैं कि यदि हमें विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है, यदि हमें विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि गति करे कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप देखेंगे साथियों, गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है, मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, और जो परमाणु का जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो प्रोटॉन पर अधिक कारगर होता है, अधिक मजबूती से लगा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है आपका उस पर कम लगा होता है। इसका क्या कारण था, क्योंकि ये आप यदि बाहरी कक्ष मानते हैं तो प्रोटॉन आपका किस में पाया जाता है, नाभिक में, परंतु इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में। तो इस नाभिक का यहाँ जो बल है वो कम, मतलब कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्रवाह होने में सक्षम हो जाता है, संयोग कर सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हम इसीलिए कहते हैं। परंतु ये जो प्रोटॉन है ये द्रव्यमान में भी इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, मतलब ये भारी होता है, और ये नाभिक में ही होता है, इसलिए इस पे जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अधिक मान पर लगा होता है। तो ये प्रोटॉन गति नहीं कर सकता, इसीलिए कौन गति करता है, आपका इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर कोई धारा क्यों कहा, प्रोटॉन के प्रवाह की दर को धारा क्यों नहीं कहते हम, क्योंकि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का। तो गति कौन नहीं कर सकता, प्रोटॉन आपका, परंतु इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कम है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल भी कम है, जिसकी वजह से वह गति कर पाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब आप देखेंगे साथियों, यदि ये कॉपर का एक टुकड़ा है, तो यदि कॉपर का टुकड़ा पड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे तो फ्लो होंगे नहीं। हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिएगा दोस्तों, एक बाहरी बल। अब से मेरी जो बातें हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसे आप गौर लगा के सुनते रहेंगे, क्योंकि अब आप पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने आज से पहले कभी भी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपने कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट से अगर क्लियर नहीं है तो वो आज से होना शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से क्लासेस को लेते रहें। तो दोस्तों इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपके लिए मिलती रहे। क्लासेस आपके लिए बिल्कुल रेगुलर रहेंगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है साथियों। वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर करेंगे। अब देखिए साथियों, हमें अर्थात हमें एक बाहरी बल चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करवा सके। अर्थात यदि ये बाहरी आपका कोश है तो इसके अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन बैठा है तो हमें इस पे एक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक, अपने आप तो ये गति करेगा नहीं, तो हमें इस पे एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाहरी बल। एक बाहरी बल, ऐसा बल जो इस पे लगेगा और क्या कर देगा, इसमें बैठे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अर्थात इसको धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रवाह। और यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। तो आप समझ रहे होंगे कि विद्युत की धारा के लिए या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए हमें आवश्यकता है एक बाहरी बल की। क्या आवश्यकता है, हमें एक बाहरी बल की। और साथियों आप भली भांति परिचित हैं उस बल से, आप भली भांति परिचित हैं उस बल से जिस बल को आप प्रयोग करेंगे इस पे। तो साथियों उस बल को क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं आप ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं आप, जिसे आप क्या, अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, क्योंकि हम इसे परिभाषा के तौर पर अलग कर लेंगे, परंतु ये नेचर इनका एक प्रकार ही होता है, जिसे आप क्या कहते हैं,
ये आपने कोई बैटरी लगाई है, या आपने बैटरी लगाई है कोई, ये लीजिए, ये बैटरी इस पे क्या देगी, एक वोल्टेज। तो वह बाहरी बल या वह बाहरी कारक जिसके कारण आपकी धारा, जिसके कारण आपकी धारा क्या हो जाती है, प्रवाह, जिसके कारण आपकी धारा प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन गति कर जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करेंगे बाहरी बल के कारण, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज या ईएमएफ। अभी के लिए आप याद रखेंगे ईएमएफ, ईएमएफ, या जिसे आप क्या बोल देते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है साथियों, एक बल है, एक बल है जो इलेक्ट्रॉन पे लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और आपकी धारा का प्रवाह हो जाता है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है साथियों। अब आपने देखा कि किसी भी बैटरी के, किसी भी सेल के, यहाँ आप सेल और बैटरी दोनों उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेल से, अब जब सेल बैटरी पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेल है उनको यदि हम क्रमगत रूप से यदि जोड़ें तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, बैटरी। तो बैटरी भी किस प्रकार का है, एक सेल होती है, ठीक है। अब देखिए कितने टर्मिनल होते हैं किसी भी सेल या बैटरी के पास, दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है साथियों धनात्मक टर्मिनल, एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल। लिखते जाएंगे आप साथ के साथ नोट्स अपने। एक होता है धनात्मक टर्मिनल, एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल। अब ये जो बल देता है, आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स से आप क्या कर देंगे, बाहरी बल देंगे। बाहरी बल देंगे इसका मतलब है कि यहां से आप इसे विद्युत की धारा देंगे। आगे बात आपके समझ में, यहां से आप इसकी विद्युत की धारा यानी आई, तो बाहरी बल आप इसे दे रहे हैं, ये आपके लिए क्या, जो आपको सोर्स से मिल रही है, किसी सोर्स से जो धारा मिल रही है, वोल्टेज सोर्स से आपको क्या मिल रही है, धारा, तो वो किसकी तरह काम करेगी, एक बाहरी बल की तरह। तो जो आप इसे बाहरी बल अप्लाई करेंगे, तो अब आप साथियों क्या देख रहे हैं इस पे, अब आप ये देख पा रहे हैं कि जब ये धारा यहां जाएगी, तो मैंने आवेश का कुछ नेचर बताया था आपको। आवेश का ये बताया था कि समान प्रकार के यदि आवेश हुए तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित, और यदि वे असमान प्रकार के हुए तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित। तो देखिए साथियों, अब इसमें जो ये किस प्रकार का आवेश, किस प्रकार से आवेशित होता है आपका प्लस टर्मिनल, धनात्मक, धनात्मक यानी यहां पे कौन सा आवेश जाने वाला है, अब धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश यहां से प्रवाहित होने वाला है। कैसा, धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। और यहां से कैसा, ऋणात्मक। तो हमेशा ही जो आपको टर्मिनल दिया जाता है, जैसे ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल, तो ये आपको दर्शा रहा है कि ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज। ये हम वोल्टेज जो टॉपिक, अगला टॉपिक करंट के बाद हमारा टॉपिक है वोल्टेज, तो उसमें हम पूरा डिटेल से समझ लेंगे, परंतु अब के लिए याद रखें ये होता है धनात्मक टर्मिनल, ये होता है ऋणात्मक टर्मिनल। तो जो धारा प्रवाहित होती है वो किस टर्मिनल से होती है, आपकी धनात्मक टर्मिनल से। किस टर्मिनल से होती है, आपकी धनात्मक टर्मिनल से प्रवाहित होती है आपकी धारा, ठीक है। आइए, तो यहां पर कैसा आवेश प्रवाहित होगा आपके लिए, धनात्मक। तो आप देखेंगे कि यदि इसमें धनात्मक आवेश प्रवाहित हो रहा है और यहां पर भी आपके पास कैसा आवेश है, धनात्मक, यहां पर भी धनात्मक और यहां पर भी धनात्मक, तो इन दोनों आवेशों के बीच में कैसी प्रक्रिया होगी, अब प्रतिकर्षित की, अर्थात ये एक दूसरे को दूर की ओर धकेलेंगे, ये एक दूसरे को किस ओर धकेलेंगे, दूर की ओर। तो आप देखेंगे, आप अब क्या देखेंगे इसके अंदर, ये लीजिए, हम इसको बिल्कुल समझते हुए चलते, बोर्ड दिख रहा है, देखिए। अब आप देख रहे होंगे, और आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, दोनों आवेश हैं इसके अंदर, कैसा, इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका इस इलेक्ट्रॉन को तो इस ओर धकेलेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, परंतु इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अब ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम समझते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होंगे, अब आप देख रहे हैं कि हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की गति और इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली किसकी गति, धारा की गति। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गति, किसकी गति, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति। देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन की गति किस ओर होगी, इलेक्ट्रॉन की गति जो है आपकी, ये आपको टर्मिनल दिख रहे हैं इसके, ये इसका माइनस टर्मिनल, ये इसका धनात्मक टर्मिनल। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पर कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज की ओर जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो किस प्रकार होंगे, आकर्षित। तो जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो आपकी इस ऋण टर्मिनल से किसकी ओर जा रही है, धनात्मक की ओर। इलेक्ट्रॉन आपके किस ओर प्रवाहित हो रहे हैं, धन टर्मिनल की ओर। धन टर्मिनल इस ऋण टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार होती है, आपके ऋणात्मक टर्मिनल से, ऋणात्मक टर्मिनल ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की। उम्मीद है साथियों आप ये समझ पाए होंगे। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गति आपने देखा किस प्रकार, किस तरफ है, आपके ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर, यानी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की ओर किसका प्रभाव हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रभाव हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन का। और जो यहां से ये दो धारा जा रही थी, आपने किसी बाहरी स्रोत से जो इसको बल दिया है, जो इसको धारा दी है, वो किस प्रकार प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, कुछ इस प्रकार। धारा तो इस प्रकार प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, और जो इसके इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, आपकी इस ओर। तो माइनस से पॉजिटिव, यानी माइनस से, या हम कैसे ऋणात्मक से जो आपका धनात्मक की ओर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और अब हम बात करते हैं धारा की। किसकी बात करते हैं साथियों, अब हम धारा की। धारा की यदि हम बात करें, इसकी बात करें यदि हम अगले पेज पे, तो पूरा ही कर लेते हैं, अगले पेज पे समझ। अब हम देख रहे हैं धारा की दिशा। किसकी दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की। आपने क्या देखा, आपने देखा कि धारा की किस दिशा किस ओर है, आपके इस प्लस टर्मिनल से निकली है, और धारा किस ओर जा रही है, ऋण टर्मिनल की ओर। परंतु इसके द्वारा जो आवेशित, जो ऋणावेशित है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस ओर गति कर गए, आपके ऋण से धन की ओर। आपकी जो इलेक्ट्रॉन धारा की जो गति आपने दी है वो किस प्रकार दी हुई है, आपने धन टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर। तो धारा की दिशा आप किस प्रकार लिख देते हैं कि धन टर्मिनल से, धन टर्मिनल से ऋण, ऋण टर्मिनल की ओर। अर्थात धन टर्मिनल, ये धन टर्मिनल से किसकी ओर प्रवाहित हो जाती है, आपकी धारा। तो आपने क्या देखा, जो आपकी धारा है वो तो किस प्रकार प्रवाहित हो रही है, आपके धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉन किस ओर गति कर रहे हैं, आपके ऋण से धन की ओर। इसीलिए आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो धारा के विपरीत होता है। तो उम्मीद है साथियों आज आप धारा की दिशा को समझ पाए होंगे कि किस ओर धारा की दिशा होती है। ठीक है साथियों, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित, और प्रोटॉन जो है वो बैटरी के टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, आपका ऋणात्मक टर्मिनल की ओर क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। अब दोस्तों कुछ बात, या ये आप याद क्या रखेंगे इसके अंदर, आप ये याद रखेंगे कि धारा का प्रवाह, दूसरा प्रवाह आपके, ये तो आपका पहला प्रवाह हो गया। आप एक तरीका तो ये आपके पास दर्शाने का कि धारा की प्रवाह की दिशा किस प्रकार होती है, ये तो आप दर्शा देंगे किसके मतलब अनुसार, इलेक्ट्रॉन के अनुसार। और दूसरी परिभाषा आप किसके अनुसार दर्शाएंगे। अब देखिए साथियों, हमारे इस जो वातावरण आप देखते हैं, इसके अंदर यदि मैं उदाहरण आपको धारा को समझाने के लिए, यदि आपको एक वाटर का उदाहरण, जल का उदाहरण ले लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, जल कैसे प्रवाहित होता है। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ये बादल है, इस बादल से इस पे वर्षा होती है, और ये ऐसे फ्लो होके ये हमारे पास नदी है, और ये कोई हमारे पास खेत है। तो आपने देखा कि यहां से जब बारिश होती है, इस पे जो बर्फ, आप कह सकते हैं या तो बर्फ मेल्ट हो गया, पिघल करके पानी बनता है, या फिर जो बादल से बरसात हो, आपने देखा कि ये इस प्रकार प्रभावित। तो आपने इसमें अब फिजिक्स कैसे लगाओगे, आप देखोगे कि अधिक ऊंचाई से, अधिक ऊंचाई से किस ओर, निम्न ओर, अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर आपका क्या हो गया, पानी का प्रवाह हो गया। यहाँ पे हाइट ज्यादा थी, आपकी ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ ऊंचाई ज्यादा थी, और यहाँ आपकी ऊंचाई क्या है, कम। तो आपने क्या देखा कि अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर क्या हो गया, पानी का प्रवाह। यही आप दैनिक जीवन में भी इस प्रकार के उदाहरण आप जानते हैं कि किसी भी चीज का यदि आपको प्रवाह कराना, तो मतलब अगर दोनों के पेंदे, ये दोनों वस्तु समान है, तो इनका प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा। अगर एक वस्तु इनमें से ऊपर उठा दी जाए तो इस वस्तु का प्रवाह इस पर हो जाएगा। तो ये उदाहरण मैं मान करके चलता हूं कि आपको आ गया होगा। किस प्रकार हम
इससे यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ूं, अब इससे यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ूं तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जो धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है उच्च विभव से, किस विभव से? उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न, बोर्ड पूरा विजिबल है, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव, विभव की ओर होता है। तो आपने क्या देखा साथियों? धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। यहां पर ये देखिए, यहां मैंने आपको समझाया था, ये आपका कैसा टर्मिनल है? एक धन टर्मिनल, ये और एक कैसा ऋण टर्मिनल है। तो धारा आपकी किस टर्मिनल से निकलती है? धन टर्मिनल से। किस टर्मिनल से निकलती है आपके पास? धन टर्मिनल से। ये देखिए, ये आपके पास कोई सेल है तो इसका ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। तो देखिए साथियों, जिस टर्मिनल पर आवेश धनात्मक है, जिस टर्मिनल पर आवेश धनात्मक में है, या हम यूं कहें जिस टर्मिनल पर आवेश की मात्रा ज्यादा होती है तो वह टर्मिनल आपके लिए बड़ा दिखाई देता है, और जिस टर्मिनल पर आवेश का मान कम होता है वह टर्मिनल छोटा। तो ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, तो ये किसी भी सेल का है, प्लस यहाँ पे दर्शा रहा है कि इस पे जो आवेश है उसका मान ज्यादा है, यानी इसका विभव, अब हम समझेंगे आगे ईएमएफ विभव, तो यानी इसमें जो बल लगाने की क्षमता है वो इसके पास ज्यादा है और ये मान कम है। तो ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कैसे होता है ये भी आपने समझ लिया है। किसका प्रवाह? धारा का प्रवाह। ये हमेशा ही किस प्रकार होता है? आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहां तक आप समझ चुके हैं विद्युत धारा का, जो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा। इसके बाद साथियों हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, उम्मीद है ये आपके लिए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो धारा तक हम एक बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो जो बातें आपके लिए बेसिक में इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बेसिक में चलती जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे पास चीजें जुड़ती जाएंगी अतिरिक्त, उस प्रकार आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको बिल्कुल जीरो, बिल्कुल लो लेवल से, यानी जो आपके एकदम समझ आ जाए, आपके दिमाग में सेट होता जाए, बाय वन बाय वन बाय वन। तो इस प्रकार मैं आपको करवाता जा रहा हूं कि आपको पढ़ाई बर्डन ना लगे, आप पे एक बोझ ना लगे। नया नया बस आपको हर प्रत्येक दिन आपको नई नई बातें, छोटी थोड़ी थोड़ी बातें आपको ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, आज हमने धारा के बारे में पढ़ा, धारा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने धारा की दिशा हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसा टर्मिनल था आपके पास? ये था आपके पास कैसा टर्मिनल? धन टर्मिनल, धन टर्मिनल, टर्मिनल। ये कैसा है आपके पास? ऋण टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। तो ये किस, जो धन टर्मिनल है ये आपका होता है उच्च विभव पे। किस विभव पे होता है आपका? उच्च विभव पर। और ये होता है आपका निम्न विभव पर, निम्न विभव पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो धारा का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और धारा के प्रवाह के लिए आपको कैसा मार्ग चाहिए? एक बंद मार्ग चाहिए। वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, उस प्रकार आपको धीरे धीरे, अभी आपको जितना दिया जा रहा है उतना आप क्या करें? ग्रैब करें। और मतलब जितना आपको समझाया जा रहा है उतना आप अच्छे से इत्मीनान से समझते रहें क्लासेस को। जो आपको बात नहीं समझ में आई है उसे आपके पास ऑनलाइन डिजिटल जो क्लासेस हैं उसका यही आपके पास फायदा है कि उसे आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। तो साथियों, आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। और साथियों, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका भी फायदा होगा, उन दोस्तों का भी फायदा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसे दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक आप जरूर किया करें और कंटिन्यू इसकी वॉचिंग आप रखें। आपको क्लासेस डेली ही मिलेंगी। तो मिलते हैं साथियों कल। हम आज हमारा धारा तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कल वो होगा हमारा वोल्टेज। तो कल आपकी परिभाषाएं क्लियर होगी, किसे आप वोल्टेज कहते हैं, किसे आप ईएमएफ कहते हैं, किसे आप विभव कहते हैं, किसे आप विभवांतर कहते हैं। तो अब तक ये जो सारे जो शब्द आपने सुने हैं इनको वन बाय वन हम डिटेल से देखेंगे। तो साथियों, आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार ही मतलब क्लासेस आप ज्वाइन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मिलते हैं कल नई क्लास के अंदर।